आपदाएं चाहे प्राकृतिक हों या मानव निर्मित, ये हमारे समय की एक सच्चाई है। लेकिन कहते हैं कि तैयारी में ही समझदारी है। हमारे इस खास कार्यक्रम आपदा के सामना में कोशिश यही है कि हमारी तैयारी रहे पुख्ता और आम लोग रहें चौकस और तैयार। तो आपदा के सामना के आज के इस अंक में बात सूखे यानी अनावृष्टि की और उससे मुकाबले की। और जब सूखे की बात करते हैं तो हम जरा से समझने की कोशिश करते हैं ये सूखा होता क्या है। मोटे तौर पे हम जानते हैं कि जब पानी की कमी होती है या वर्षा कम होती है, जरूरत के मुताबिक नहीं होती है, तो ये सूखे की स्थिति होती है। अगर ये लंबे समय तक चले, सिर्फ यही नहीं, भूमिगत जल का स्तर जब खतरनाक ढंग से कम हो जाता है पानी की कमी के साथ साथ, तो ये भी सूखे की स्थिति के लिए जिम्मेदार होता है। और भारत के संदर्भ में हम देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून का कमजोर पड़ना या देरी से आना, यह भी एक बड़ा कारण होता है सूखे की स्थिति के लिए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मान। कई संगठन और व्यक्ति आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में लगातार काम करते आ रहे हैं, जैसे आपदा की रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और बचाव, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान, नवाचार या प्रारंभिक चेतावनी। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करने के लिए भारत सरकार ने 23 जनवरी पर एक वार्षिक पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 3 पुरस्कार तक होंगे। संस्थान और व्यक्ति दोनों ही इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। यदि पुरस्कार विजेता एक संस्थान है तो उसे प्रमाण पत्र और 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। यदि पुरस्कार विजेता व्यक्ति है तो विजेता को प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए या आवेदन करने के लिए dmawards.ndma.gov.in पर आज ही जाएं। जल्दी कीजिए। वर्ष 2021 के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2020 है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मान। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम आपदा का सामना में। और आज हम बात कर रहे हैं सूखे की आपदा को लेकर। अनावृष्टि की जो स्थिति होती है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसको लेकर क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, क्या क्या उपाय किए गए हैं, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। और 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह साहब, जो सह सलाहकार हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में, एनडीएमए में। हमारे साथ हैं डॉक्टर के सिंह साहब हैं, जो सदस्य हैं सूखा प्रबंधन समिति मौसम विभाग। और हमारे साथ डॉक्टर शुभेंदु राय साहब हैं, निदेशक कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत अगर मैं करना चाहूं डॉक्टर पवन आपसे, तो क्या कहेंगे कैसी स्थिति इस वक्त सूखे से निपटने को लेकर, सूखे की स्थिति और उसको लेकर जो लगातार एनडीए में काम करती रही है इन तमाम मुद्दों को लेकर? जैसा कि आपको ज्ञात होगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन सन 2005 में आपदाओं के प्रबंधन के लिए हुआ है, और जिसमें इसको ज्यादा जोर है कि हम किस तरीके से इनका बचाव, किस तरीके से हम इनका रिस्क कम कर सकते हैं। इसमें सारी आपदाओं के साथ साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सूखे के लिए भी उचित कदम गठन के बाद से ही उठाए हैं। तो अगर इसको चिन्हित किया जाए तो सबसे पहले प्राधिकरण ने दिशा निर्देश निकाले तो सन 2009 में, इसमें उसने राज्यों को, केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय और उनके विभागों के लिए सुझाव दिए। उसके बाद एक, जैसा कि आपदा प्रबंधन कानून ने बताया है कि एक राष्ट्रीय योजना होगी आपदा प्रबंधन के लिए, जिसमें सूखे के लिए भी सारे के सारे सुझाव दिए गए हैं, और जो दिशा निर्देश पहले दिए थे उनके सुझाव भी इसमें लिए गए हैं। ये योजना 2016 में बनी, और उसके बाद 2019 में इसको फिर से जो है रिवाइज किया गया और इसको फिर से वो और सुझावों को चिन्हित किया गया। इसके अलावा ड्राउट मिटिगेशन के जहां तक बात है, जो उसमें राज्यों के लिए, उसमें विभागों के लिए जो उसमें सुझाव हैं वो सारे के सारे उसमें दिए गए हैं। इसके अलावा प्राधिकरण ने क्या करें और क्या ना करें, जिसको हम डूज एंड डोंट्स कहते हैं इंग्लिश में,
सूखे के लिए वो भी निकाले हैं जो कि प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हम लोगों का जो बाकी जो समन्वय रहता है कृषि मंत्रालय से राज्यों से सूखे के लिए, काफी हद तक वो ड्राउट मिटिगेशन और ड्राउट प्रिपेयर्डनेस के ऊपर सूखे के लिए वो रहता है। जहां तक बात करें मंत्रालय की, मंत्रालय ने सन 2016 में, जैसे कि शुभेंदु जी बताएंगे, मैं बस वो उनको उन योजनाओं को चिन्हित करना चाहता हूँ। 2016 में मैनुअल बनाया, 2019 में उन्होंने अपना नेशनल ड्राउट मैनेजमेंट प्लान बनाया 2018 में, जो कि सूखे के लिए था, और अभी उनका एक, जैसा कि आपदा प्रबंधन कानून कहता है, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जिसमें ड्राउट भी रहेगा, वो भी उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर के सिंह साहब, हमें ये समझाएं कि जिस तरह से चीज़ें हमें बताती हैं, आंकड़े बताते हैं कि कई तरह के सूखे की स्थिति हो सकती है, चाहे वो हाइड्रोलॉजिकल वजहों से हो या फिर बारिश की कमी की वजह से हो, या अब एक जो नया फेनोमेना हम देख रहे हैं वो है जलवायु परिवर्तन को लेकर। भारत में किस तरह की स्थिति ज़्यादा प्रबल है और जिस स्तर पे काम हुआ है खासकर प्रबंधन को लेकर, कैसे उस स्थिति को आप इस समय आंकेंगे? धन्यवाद। सूखा प्रबंधन में भारत मौसम विज्ञान विभाग का एक महत्व स्थान है और मुख्य मौसम का मुख्य पैरामीटर है रेनफॉल, जो सीधा सीधा सूखे से संबंधित है। और इसके लिए विभिन्न जगहों के आंकड़े मिलने चाहिए, वर्षा और उसके अलावा और भी वेदर पैरामीटर्स हैं, तो इसके लिए ऑब्जर्वेटरी लगाई गई हैं। फिर उसके अलावा डॉपलर वेदर राडार और इसके अलावा उपग्रह से प्राप्त आंकड़े जो इसरो के मदद से मौसम विभाग को मिलते हैं, तो इन सभी आंकड़ों को लेकर रेनफॉल का हम मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर 2 लेवल पर होता है, टेम्पोरल रिजोल्यूशन मींस डेली, वीकली, मंथली और क्यूमुलेटिव। अगर मानसून सीजन की बात करें चाहे किसी और सीजन की बात करें, क्यूमुलेटिव ही होता है। फिर स्पेशियल रिजोल्यूशन में आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर मेट सब डिवीजन लेवल और स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, तो दोनों टेम्पोरल एंड स्पेशियल रिजोल्यूशन पर ये मॉनिटरिंग होती है। मॉनिटरिंग में हम जो करते हैं उसमें डिपार्चर, रेनफॉल जो है हर प्लेस का डिपार्चर निकाला जा चुका है, हर प्लेस का डिपार्चर निकाला जा चुका है। फिर अपने नॉर्मल से कितना डेविएट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है हम कि डेविएशन कितना है, और डेविएशन की कैटेगरी भी है, नॉर्मल प्लस माइनस 19%, देन उसके अलावा अगर डेफिसिट साइड में जाए तो डेफिशिएंट टू माइनस 60%, एंड देन फर्दर लेस, दैट इज द लार्ज डेफिसिट, लार्ज डेफिशिएंट कैटेगरी। उसी तरह से एक्सेस साइड में भी है, एक्सेस एंड लार्ज एक्सेस। ये कैटेगरी हमें काफी हेल्प करता है मॉनिटरिंग करने में, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि तीव्रता क्या है, रेनफॉल डिपार्चर की तीव्रता क्या है, कितना उसका एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा, चाहे जल संसाधन मैनेजमेंट हो या एग्रीकल्चर मैनेजमेंट हो या कोई और भी जो रेनफॉल से संबंधित सेंसिटिव सेक्टर है उसकी बात करें। तो इन rainfall, I mean monitoring based on the rainfall departure across the country, बिल्कुल, this becomes one of the important input in early warning system on drought. So जी बिल्कुल, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा था जी। और इसके अलावा इन सूचनाओं को हम कैसे मैनेज करते हैं उसके लिए भी भारत मौसम विज्ञान विभाग बहुत बड़ा जी बिल्कुल रोल कर रहा है। बिल्कुल, हम आगे भी इस पे बात करेंगे। और डॉक्टर रॉय, ये बताएं, जैसा कि अभी डॉक्टर के सिंह हमें बता रहे थे कि अर्ली वार्निंग इसके लिए जो है वो एक बहुत बड़ा उसका एक क्षेत्र है और उसकी बड़ी भूमिका है। कैसे आप देखेंगे किस तरह से ये अर्ली वार्निंग सिस्टम सूखे के संदर्भ में विकसित हुआ है और कितनी उसकी बड़ी भूमिका है, ताकि जो पिछला हमारा अनुभव है 2002 का जो अंतिम अनुभव है उस तरह की स्थिति से हम दो चार न हो? धन्यवाद। देखिए, जैसे के सिंह साहब ने बताया कि रेनफॉल का सबसे बड़ा भूमिका होता है, क्योंकि वहीं से सूखा की शुरुआत होती है। रेनफॉल कमी होना या रेनफॉल, आप जैसे कि आपने पहले अपना इंट्रोडक्शन में बताया, रेनफॉल कमी होना या रेनफॉल लेट होना या बीच में बारिश की बंद हो जाना,
सो ये मेजर बेसिक ट्रिगर होती है सूखा के लिए। 2016 में भारत सरकार ने, कृषि मंत्रालय ने एक मैनुअल निकाला, ड्राउट मैनुअल। और ड्राउट, उससे पहले जो ड्राउट डिक्लेरेशन एक थोड़ा सा बहुत ही ऑब्जेक्टिव नहीं था, साइंटिफिक नहीं था। 2016 में जो ड्राउट मैनुअल निकला और उसके बाद 2017 में, खरीफ 17 में उसको लागू किया गया। इसमें ड्राउट असेसमेंट बहुत ही टेक्निकल और वेरी ऑब्जेक्टिव हो गया। जैसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रिगर 1 चेक करते हैं। ट्रिगर 1 में हम बारिश कितना हुआ और कोई ड्राई स्पेल था कि नहीं, और एक इंडेक्स कहते हैं हम, SPI इंडेक्स कहते हैं। इससे देख के करते हैं कि ट्रिगर 1 ऑन हुआ कि नहीं है। तो ट्रिगर 1 ऑन होने के बाद अगर जहां जहां जिस जिलों में या जिस ब्लॉक में ट्रिगर 1 ऑन होता है, वहां पे हम 4 इंपैक्ट इंडिकेटर्स देखते हैं। जैसे कि सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग का एक इंडिकेटर वेजिटेशन इंडेक्स होता है, और हम देखते हैं कि सोइंग एरिया कैसा हुआ है, सॉइल मॉइस्चर। आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया सॉइल मॉइस्चर एक बहुत बड़ा भूमिका होता है, क्योंकि ड्राउट मेजरली एग्रीकल्चर ड्राउट हिसाब से हम कंसिडर करते हैं सॉइल मॉइस्चर और हाइड्रोलॉजिकल पैरामीटर के, पानी की कमी। हाइड्रोलॉजिकल पैरामीटर 3 चीज में हम देखते हैं कि ग्राउंड वाटर की कमी हुई है, या हमारा रिजर्वर स्टोरेज कमी हुई है, जो आप पता है कि सेंट्रल वाटर कमीशन रिजर्वर स्टोरेज मॉनिटर करते हैं, या हम स्ट्रीम फ्लो की कोई प्रॉब्लम हुई है। ये 4 इंपैक्ट इंडिकेटर को हम चेक करते हैं। उसके बाद ड्राउट डिक्लेयर किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट ड्राउट डिक्लेयर करते हैं, सीवियर या मॉडरेट ड्राउट डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। फिर वो जब मॉडरेट होती है ड्राउट या तो स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड होती है, उसी से ये सहायता लेते हैं। और जब सीवियर होती है वो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड से सहायता लेता है। वो ड्राउट मेमोरेंडम होते हैं कृषि मंत्रालय को, और उसी से वो सहायता लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ड्राउट जो है पिछले 2004 सालों में हैज बिकम वेरी ऑब्जेक्टिव ड्राउट असेसमेंट। और ये इसके लिए हमारा जो संस्था है उसका नाम है महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र। ये इसके लिए बहुत काम करता है। हमारे एक पास एक पोर्टल है जिसमें हम ड्राउट इंडिकेटर सारे रखते हैं, और जिसको राज्य सरकार यूज करते हैं, और उसी से ड्राउट डिक्लेयर करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर पवन, ये बताएं, जिस तरह की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, हमने अभी सुना, और एनडीएमए की भी भूमिका के बारे में आपने हमें बताया, राज्यों के साथ इसका तालमेल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो तमाम, चाहे हम डेटा की बात कर लें, दूसरे निर्देशों के ज़मीन पर लागू करने की बात कर लें, राज्यों के साथ बड़ी उसकी भूमिका एक है महत्वपूर्ण समन्वय की। किस तरह से तमाम राज्यों के साथ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन का जो फिनोमेना है उसके चलते नई समस्याएं, नए तथ्य हमारे सामने हैं, तो कैसे इसको आप देख पा रहे हैं? जैसा कि मैंने बताया आपको, जो आपदा प्रबंधन कानून है उसके अंतर्गत योजना 3 स्तर पे होनी चाहिए, एक राष्ट्रीय स्तर, एक राज्य स्तर और एक जिला स्तर पे। सो जो राष्ट्रीय स्तर की योजना है उसको 2019 में जो रिवाइज किया गया है उसमें ड्राउट मैनेजमेंट के लिए 26 मुख्य बिंदुओं पे जोड़ दिया गया है, और वो इस तरीके से बनाया गया है जिसमें भारत सरकार के संबंधित विभाग और राज्य सरकारें जो है वो क्या क्या काम करेंगे, कब कब करेंगे, उसको चिन्हित किया गया है। उसके बाद उनको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स में डिवाइड किया गया है, जिस तरीके से कौन सा काम पहले करना है, कौन सा थोड़ा दिन बाद, और कौन सा एक लंबे अंतराल के बाद करना है, और कौन सा रेगुलर एक हमको करते रहना है। उसमें मोटे तौर पे डॉक्टर पवन, एक क्षमता निर्माण की भी बात है कि जो लोकल कम्युनिटी है या लोकल जो एजेंसियां हैं उनकी क्षमता में निर्माण हो, लगातार जो परिस्थितियां बदल रही हैं उसके हिसाब से उनका प्रशिक्षण हो, और तमाम चीजों का आकलन कर पाए। इस स्तर पे क्या क्या काम हुआ है, अगर आप बता सकें तो? मैं उसी के ऊपर आ रहा था। तो इसमें 26 मुख्य बिंदुओं को हमने 4 सिंडई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो 2015 से 30 तक लागू है, उसके हिसाब से हमने इनको 4 मेन पैरामीटर्स में बांट दिया है। अंडरस्टैंडिंग रिस्क, स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट, इंटेलिजेंसी कोऑर्डिनेशन जो समन्वय है विभागों के बीच में आपस का, और कैपेसिटी ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं। अगर हम ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट की पहले बात करें तो उसके अंदर हमने सारे राज्यों और भारत सरकार के लेवल पे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म में उनको बांटा है कि किस तरीके से हमको ट्रेनिंग देनी चाहिए, किस तरीके से हमको ड्राउट मैनेजमेंट के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए किस तरीके से हमको बेटर एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर के लिए ट्रेनिंग देना चाहिए,
और उसके अलावा हमने इसको बांटा है करिकुलम डेवलपमेंट के लिए, जो कि यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाएगा, अवेयरनेस जनरेशन के लिए किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए, वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात है, और मार्जिनलाइज कम्युनिटी की जो बात है, डिफरेंटली एबल्ड की जो बात है कि जो लोगों को ज्यादा जरूरत है उन लोगों को किस तरीके से इसमें रोप इन किया जाए, किस तरीके से लाया जाए, ड्राउट मैनेजमेंट प्लान जो मैंने 3 स्तर में बताया उसको किस तरीके से लाया जाए, और किस तरीके से ड्राउट की योजनाओं को मेन स्ट्रीम किया जाए एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम्स में। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की जहां तक बात है उसको एक छठा बिंदु के रूप में लिया गया है, जिसमें रिसर्च, फोरकास्टिंग, डेटा एसिमुलेशन, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं ये डेटा, क्लाइमेट चेंज एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है क्लाइमेट चेंज का, जो वो लीड करता है सब्सिक्वेंट ड्राउट, फ्लड्स, एल नीनो इफेक्ट के लिए। तो इसीलिए उसका जो डेटा एसिमुलेशन और डेटा जो एनालिसिस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत जरूरी है कि उसको किस तरीके से हम एनालाइज कर रहे हैं। हैजार्ड, रिस्क, वल्नरेबिलिटी और कैपेसिटी असेसमेंट जो है वो भी क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में उसको लिया गया है, और क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन कैसे किया जाए उसके संदर्भ में लिया गया है। तो इन 3 मेन बिंदुओं को क्लाइमेट चेंज के बाकी सब बिंदुओं के साथ पिरोया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास सोशल मीडिया के जरिए भी इस विषय पे सवाल आए हैं। एक सवाल हमारे पास जालौर राजस्थान से सुमन कुमारी जी ने पूछा है, और उनका सवाल है कि अगर मैं किसी दूर दराज के इलाके में हूं तो आने वाले सूखे की सूचना या कहें पूर्व सूचना कैसे मिल सकती है। इसका जवाब अगर डॉक्टर शिवेंदु राय अगर आप देना चाहें तो। आने वाले सूखा की पूर्व सूचना दो चीज से मिलती है। पहला है कि हम रेनफॉल फोरकास्ट देखें या रेनफॉल अमाउंट देखें कि इस बार रेनफॉल कैसा हुआ है। कोई जिला में, जैसे आप आईएमडी के वेबसाइट में जाएं तो उसमें रेनफॉल के अमाउंट देख के जान सकते हैं कि इस बार के जिला आम में कैसे किसान, बारिश हुआ है। डॉक्टर रॉय, आम किसान या आम लोग हैं उसके संदर्भ में बताएं। तो आम किसान के लिए पहले तो इनको एक रेनफॉल की अमाउंट जानने के लिए उनको, और एक हमारे पास जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है, जो किसानों को, फार्मर्स को हम एडवाइजरी देते हैं, तो उस एडवाइजरी में उनको बताया जाता है कि जहां पे रेनफॉल हुआ है और वहां पे अगर कुछ रेनफॉल की प्रॉब्लम है तो वहां पे क्या क्रॉप ले जाना चाहिए, क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करना है, ये फार्मर्स एडवाइजरी दिया जाता है जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और कृषि मंत्रालय मिलके करते हैं, ये दिया जाता है। और एक अच्छा चीज, और एक चीज जो है, एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और क्रीडा करके एक संस्था है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ये एक हर जिला के लिए, देश में जितने जिले हैं हर जिला के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्शन प्लान बना है, ये ड्राउट एक्शन प्लान बना है, कंटीजेंसी प्लान बना है। ये कंटीजेंसी प्लान में अगर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल की कमी हो या डिले रेनफॉल हो तो क्या क्रॉप ले सकते हैं, क्या एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, ये एक्शन ये कंटीजेंसी प्लान में है। ये कंटीजेंसी प्लान इंप्लीमेंट किया जाता है जब भी कोई ड्राउट की सिचुएशन होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल और हमारे पास है, राजकोट गुजरात से जतिन भट्ट जी ने पूछा है, और उनका सवाल है कि मॉनसून पर आधारित कृषि से क्या कभी पूरी तरह निजात पाई जा सकती है, क्योंकि सूखे की समस्या तो बनी रहेगी। शायद इनका मतलब यह है कि ऐसे इलाके जो पूरी तरह से, जहां खेती मॉनसून पर आधारित है, वहां पे सूखे की आशंका ज्यादा बनी रहती है। अगर इस सवाल का जवाब डॉक्टर के सिंह आप देना चाहें तो। उनके सवाल का जवाब तो बहुत स्पष्ट है, और कि अगर हम इसको सिंचित क्षेत्र में ले आएं तो ये होगा, जैसे कि हम बात करते हैं इंडो गैंटिक प्लेन्स में, लेकिन हर जगह सिंचाई की सुविधा नहीं लाई जा सकती तो अस्योर्ड इरिगेशन हो सकता है, ना हो, इसलिए उसकी भी सीमा है। इसलिए जो भारत सरकार का अभी प्रयास चल रहा है उस दिशा में कि हम उसके एडवर्स इंपैक्ट को, सूखे के एडवर्स इंपैक्ट को कम कर सकें या उसके हिसाब से हम खेती बाड़ी कर सकें जिसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। तो राय साहब ने नाम लिया, इसमें भारत मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दोनों मिलके ब्लॉक लेवल भविष्यवाणी के आधार पर कृषि से संबंधित क्या कार्य करने हैं किसानों को, क्योंकि एग्रीकल्चर इज क्लोजली टाइड विद द वाटर, और खास तौर से कि सबसे बड़े एरिया में एग्रीकल्चर ही है भारत में, किसी और सेक्टर के अलावा।
तो किसी और सेक्टर से कंपैरिजन करें, तो इसलिए वाटर मैनेजमेंट भी इसमें इंक्लूड हो जाता है एक टू द लार्ज एक्सटेंट। और इसके लिए वीक में हर हफ्ते 2 बार मंगलवार और शुक्रवार को नेटवर्क स्थापित किया जा चुका है। कल लगभग 300 जगहों पर कृषि विज्ञान केंद्र या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कैंपस में नेटवर्क हो चुका है। वहां पर अग्रोमेट एक्सपर्ट होते हैं और कृषि वैज्ञानिक के मदद से वो बुलेटिन बनाते हैं वेदर फोरकास्ट बेस्ड कृषि कार्यों के लिए, और उसका डिसेमिनेशन आपने पहले वाले में भी पूछा था कि सोशल मीडिया का यूज करके डिसेमिनेशन, तो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है, क्योंकि फोरकास्ट की एक्यूरेसी काफी अच्छी है अगले 5 से 7 दिन में। और फिर उसके अलावा सेकेंड वीक का, सब्सिक्वेंट वीक का फोरकास्ट भी। इसके साथ मैं सोशल मीडिया वाला इंक्लूड करना चाहूंगा कि ये सूचना पहुंचाने के लिए भी माध्यम है, कुछ तो माध्यम है निश्चित तौर पर उनके थ्रू जाता है, प्लस कुछ एप्स डेवलप किए गए हैं। आईएमडी ने मेघदूत ऐप डेवलप किया है किसानों के लिए, जिसको दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में किसान सुविधा ऐप भी डेवलप हुआ है। मौसम की जानकारी के लिए मौसम ऐप भी डेवलप हुआ है। ठीक है, तो ये बिल्कुल। डॉक्टर पवन ये बताएं कि काफी गंभीर बातें, महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे हो रही हैं। एक बात जो बार बार, और आपके भी जो डूज एंड डोंट हैं जो आपकी वेबसाइट पे और जो हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं इस वक्त, उसमें एक महत्वपूर्ण जोर इस पे है कि पानी का कैसे सदुपयोग किया जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात की गई है, ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर जो सिंचाई की सुविधाएं हैं, इसको लेकर संसाधनों की जरूरत पड़ती है। इसको लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं कि आम आदमी इन व्यवस्थाओं तक, सिंचाई की व्यवस्थाओं तक पहुंच सके? किस तरह से इसको आप लोग देख रहे हैं? इसके लिए सबसे पहले तो जो इसमें मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि जो 15वें फाइनेंस कमीशन ने अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट दिया है 2020-2021 के लिए, जो कि 20 से 25 तक जाना है, पहले 1 साल के लिए दिया है, उसमें उसने 12 राज्यों के लिए, जो कि हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, उनके लिए 20 करोड़ रुपए पर राज्य के हिसाब से 240 करोड़ रुपए चिन्हित किया है राष्ट्रीय स्तर के फंड से, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड, जो कि एक नया फंड बनाया गया है। उसके अंदर में जिला स्तर पे योजना बनाने के लिए, सूखे से निपटने के लिए ये 20 करोड़ रुपए पर राज्य के हिसाब से 240 करोड़ रुपए रखा गया है 2021 के हिसाब से, जिसके लिए गाइडलाइन दिशा निर्देश बन रहे हैं। जहां तक बात रही संसाधनों की उपलब्धता की, तो भारत सरकार, और जो कि जैसा कि मैंने बताया, सारी योजनाओं में भारत सरकार और राज्य सरकार को समन्वय करके उन चीजों की उपलब्धता इंश्योर सुनिश्चित करती है जो चीजों की जरूरत, जैसे स्प्रिंकलर सेट है, जैसे आपके ड्रिप इरिगेशन के हैं, और बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जिसके अंदर में ये सब्सिडाइज रेट पे उपलब्ध होता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर शुभेंदु, इसी पे कि जो जल का समुचित सदुपयोग कैसे किया जाए, किसान भी कैसे करें, इसको लेकर किस तरह की चीजें उपलब्ध कराई गई हैं कि आम किसान भी इसको न सिर्फ अफोर्ड कर सके बल्कि इसके लिए जागरूकता भी हो? देखिए, जैसे आपके गुजरात के जो प्रश्न पूछे थे कि ये जब जहां पे रेगुलरली ड्राउट होती है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं। भारत सरकार ने ड्राउट मिटिगेशन के लिए, प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए बहुत सारी योजना बनाई है। सबसे बड़ी योजना एक है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 4 मुख्य अंग है। एक एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, जो मेजर एंड मीडियम इरिगेशन का इंप्रूवमेंट करने के लिए हर खेत को पानी, जो सोर्स ऑगमेंटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट, लिफ्ट इरिगेशन के लिए काम करने के लिए। और एक है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जहां के जो माइक्रो इरिगेशन में कृषि मंत्रालय काम करती है, माइक्रो इरिगेशन में, तो उसके लिए। और उसमें और एक कंपोनेंट है वाटरशेड डेवलपमेंट, जो जहां पे वाटरशेड क्रिएट करना, अगर आपके पानी कमी होती है और थोड़े समय के लिए आती है, तो वाटरशेड डेवलप करके वहां पे चेक डैम्स वगैरह बना के आप उसका वाटर के यूज कर सकते हैं। तो दैट्स अ मेजर प्रोग्राम। देन और सरकार की बहुत सारे प्रोग्राम है, जैसे एक नेशनल रेनफेड एरिया प्रोग्राम है, एक नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी है, इसके बारे में काम करते हैं। हमारे पास महात्मा गांधी नरेगा है, महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। जी डॉक्टर शुभेंदु, बहुत सारे योजनाएं सरकार की हैं जो ड्राउट के प्रिवेंशन या मिटिगेशन मेजर्स के लिए
काम करते हैं। जी, निश्चित तौर पर। और हमारे पास इतना ही वक्त इस विषय पे बातचीत करने के लिए निश्चित तौर पर कई महत्वपूर्ण बातें आप तीनों ने हमारे दर्शकों के सामने रखी है और सोशल मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर के सिंह साहब, डॉक्टर शुभेंदु राय साहब, डॉक्टर पवन कुमार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अपने दर्शकों को हम यहाँ पे बता दें कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, जिसकी समय सीमा अब 31 सितंबर तक बढ़ा दी गई है, तो जो आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए अभी मौके बचे हुए हैं, तो जरूर यहाँ आवेदन करें। और हमारे इस खास कार्यक्रम आपदा का सामना में आज फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और विषय के साथ। नमस्कार। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मान। कई संगठन और व्यक्ति आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में लगातार काम करते आ रहे हैं, जैसे आपदा की रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और बचाव, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान, नवाचार या प्रारंभिक चेतावनी। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करने के लिए भारत सरकार ने 23 जनवरी पर एक वार्षिक पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 3 पुरस्कार तक होंगे। संस्थान और व्यक्ति दोनों ही इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। यदि पुरस्कार विजेता एक संस्थान है तो उसे प्रमाण पत्र और 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। यदि पुरस्कार विजेता व्यक्ति है तो विजेता को प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए या आवेदन करने के लिए dmawards.ndma.gov.in पर आज ही जाएं। जल्दी कीजिए। वर्ष 2021 के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2020 है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मान। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।